we are doing series 2 of your September 26 attempt income tax सब्जेक्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी आपके गिवन है, देखो। we have to calculate what shall be the cost of acquisition। हमें क्या बताना है? cost of acquisition बताना है of the residential house property at Lucknow for the purpose of computation of capital gain in the hands of Mr. Arjun। हमें क्या बताना है? हमें बताना है cost of acquisition। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट वी विल रीड द केस स्टडी, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे क्या रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ मिस्टर अर्जुन an Indian resident purchased a residential house property at Lucknow on 18/8/1999। कब खरीदा उसने? 18/8/1999 में खरीदा है, 2001 से पहले खरीदा है। 20.5 लाख, 20.5 लाख का उसने खरीदा। द फेयर मार्केट वैल्यू इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 वर 28.5 and 25 लाख। क्या बोलते हैं, अगर हम 2001 से पहले हमने खरीदा है कैपिटल गेन, सॉरी हमने हाउस प्रॉपर्टी जो है 2001 से पहले खरीदी अगर, तो हम एसडीवी और एफएमवी एज एट क्या देखते हैं 1/4/2001, और वो अगर इन दोनों में से क्या लेंगे हम? लोअर, और जो इसका लोअर है और जो एक्चुअल है उसको कंपेयर करके हम क्या लेते हैं? हायर। तो देखो हमारे पास है फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 और 28.5, कौन सा लेंगे हम? 25 लाख, लोअर लेते हैं। और एक्चुअल कितनी है? 20.5, इनमें से क्या लेंगे? हायर विच इज 25 लाख। अभी तक 25 लाख आ रहा है, ठीक है, 25 लाख आ रहा है हमारा, इसको कर यही होता है। हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू का एसडीवी को ऑन 1/4/2001, अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी पहले ली होती है 1/4/2001 से, फिर उसके बाद जो हमारे पास लोअर आता है उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल वाले से, तो उसमें हम हायर वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलो ओके। नाउ उसके बाद उसने बोला कि ऑन 12/2/2016 की बात करें जो अर्जुन है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, एग्रीमेंट में एंटर किया राकेश के साथ फॉर अ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर 61 लाख एंड रिसीव 5.5 एज एन एडवांस। ठीक है, उसको 5.5 एडवांस भी मिल गया, 61 लाख के लिए किया था उसके। हाउएवर जो राकेश था वो फेल्ड टू पे द बैलेंस कंसिडरेशन, अर्जुन ने 45 कर दिया एडवांस। क्या कर दिया? 45 कर दिया। 85 का अर्जुन ने सोल्ड करी प्रॉपर्टी सुरेश एट 1.50 एसडी वगैरह दे रखे। ओके, तो 45 का क्या होता है? कॉस्ट में से लेस होता है, यहाँ पर होगा? हाँ हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों? कब किया है? कब लिया उसने पैसे? 12/2/2016, यानी 2014 से बाद। 1/4/2014 से अगर पहले लेते हैं, इफ वी टेक the advance money before 1/4/2014 we will reduce the 45 money from post, लेकिन आफ्टर लेते हैं तो हम उसको आईएफओएस में नहीं दिखाएंगे क्या? आईएफओएस में तो दिखाएंगे कि नहीं? तो इसको आईएफओएस में दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी लेस होगा क्या? 5.5 लाख 25 लाख से तो नहीं होगा। ओके, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितना आ जाएगा? 25 लाख। देखो 25 लाख। सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्री 1/4/2001 का एसेट है, तो हम क्या करेंगे? हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 20.5 और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। लेकिन प्रोवाइजो क्या कहते हैं कि 50 सेक्शन 55 रिस्ट्रिक्ट करता है एफएमवी का एज ऑन 1/4/2001 टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। यहाँ पे एफएमवी कितना है? 28.5 और एसडीवी हमारा 25, तो हमारा आ जाएगा एसडीवी 25 और 20.5 में से हायर वाला लेंगे तो 25 ले लिया। एडवांस 45 को क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 56 एडवांस मनी फोर्टिफाइड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर ऑफ forfeiture, hence it is not deductible from the cost of acquisition under section 51। ओके, कॉमन मिस्टेक डिडक्टिंग फोर्टिफाइड मत कर देना प्लीज, आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कर देना इसको। माइनस डेट देख लिया करो 1/4/2014। ठीक है, फॉरफीचर डेट देखो प्री है कि पोस्ट है, अगर प्री रहेगा तो रिड्यूस करो कॉस्ट से, पोस्ट रहेगा तो आईएफओएस में टैक्स कर दो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इंक्लूडेबल while calculating total income of Mr. Arjun for assessment year 26-27 in respect to the sale of residential house property। हमें क्या बताना है? कैपिटल गेन टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त अर्जुन की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लखनऊ की थी, लखनऊ वाली की। चलो देखते हैं।
ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि क्या रहेगा हमारा कैपिटल गेन फॉर द लखनऊ प्रॉपर्टी। हमारी ये थी प्रॉपर्टी, हमारा वो क्या आया है, एक सेकंड, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आई है, 25 लाख। ठीक है, चलो नाउ उसने बोला, क्या बोला उसने कि मिस्टर अर्जुन ने 45 कर दिया एडवांस रिसीव, डिस्कस 18/5/2025 को मिस्टर अर्जुन सोल्ड द प्रॉपर्टी। उसने प्रॉपर्टी बेच दी किसको, सुरेश को 1.50 करोड़। एसडीवी ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेल इज 2 करोड़। फर्दर 24/4 को अर्जुन ने परचेज के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैदराबाद में 57 लाख। अब देखो 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 क्या होगा, उसने क्या किया, 1.50 की बेची, एक्चुअल जो थी वो 1.50 थी, लेकिन एसडीवी कितना कह रहा है, वो 2 करोड़। देखो 110% वाला रूल, ये कितना हो जाएगा, 110% इसका होता है 1.65, अभी भी स्टिल जाता है 2 करोड़। तो हम क्या लेंगे फिर, परचेज कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, 2 करोड़। ठीक है, हमने ले लिया 2 करोड़ माइनस 25 लाख, कितना आ जाएगा, 175 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि उसने ना 24/20/26 को, हमने कब वो करी बेची है, 5/25 में, और ये 4/26 में, यानी 1 साल के अंदर अंदर उसने क्या किया, परचेज कर लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे 57 लाख की। तो इसकी एग्जाम्पशन मिलती है ना, उसकी एग्जाम्पशन मिलती है, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी उसको। कौन से सेक्शन में मिलती है, 54 में। तो वो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी कितने की, 57 लाख की खरीदे, 57 लाख रुपीज उसके माइनस हो जाएंगे, इसमें से एग्जाम्पशन मिल जाएगी उसको। तो करोगे कितना आएगा, 117 माइनस, सॉरी 175 माइनस 57 लाख, कितना करोगे, कितना आएगा, 118, 1,18,00,000। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, हमने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने निकाला था उसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो हमारी एग्जाम्पशन थी उसको माइनस कर दी, जो ली थी उसने, क्योंकि उसने 1 साल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है। देखो 118, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अंडर क्या होगा, एक्चुअल कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 करोड़। क्यों, क्योंकि जो 2 करोड़ है वो एक्सीड करते हैं 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई 2 लाख, सॉरी 2 करोड़। नाउ कैपिटल गेन में क्या, कंप्यूटेशन अनइंडेक्स कैपिटल गेन जो हमारा 2 करोड़ का था, उसमें से हम 25 लाख को माइनस करेंगे, 175 लाख से आगे। उसके बाद सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लग जाएगी, हैदराबाद में हाउस इन्वेस्टमेंट करी हमने 57 लाख की, तो वो माइनस हो जाएगी, तुम्हारा 118 लाख जो है क्या आ जाएगा, टैक्सेबल एलटीसीजी आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक, फेलिंग टू अप्लाई 110%, ये सेफ हार्बर टेस्ट भूलना मत। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला उसने, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल फॉर असेसमेंट ईयर 27-28 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्जुन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हैदराबाद। कैपिटल गेन निकालना है, अभी तो निकाला था, बट किसका, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हैदराबाद, हैदराबाद कैपिटल गेन निकाला। ठीक है, हैदराबाद का। नाउ हैदराबाद के लिए कैसे निकलेगा, देखो हमने कितने में खरीदी थी, 57 लाख में, उसने 57 लाख में खरीदी थी। ओके, नाउ अर्जुन हैज नो अदर इनकम, उसकी कोई और इनकम नहीं है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 25-26। ओके, ड्यू डेट जो था उसने फर्निश कर दिया था अपने रिटर्न इनकम की रिटर्न भर दी। सब्सिक्वेंटली टू 27/1/2027 को अर्जुन ने डिसाइड किया उसको बेच देगा। कितने साल बाद बेच रहा है वो उसको, 24-26 में उसने खरीदी है और उसने 27 में बेच भी दी। 3 साल के अंदर अंदर, तो एक भी नहीं, मतलब 2 भी नहीं, 3 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच देते तो आपकी एग्जाम्पशन कैंसिल हो जाती है। आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती, आपने खरीदी क्योंकि एग्जाम्पशन दिखाने के लिए खरीदी, कम से कम 3 साल तो उसको लॉकअप करो, 3 साल तो रखो अपने पास। तो तुम 24/4 को खरीदी थी और 5/26/27 में बेच भी दी थी, एग्जाम्पशन जो 57 की क्लेम करी थी वो अब नहीं मिलेगी, वो अब एड बैक हो जाएगी, मतलब जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था 57 लाख का, है ना, उसमें से एग्जाम्पशन जो क्लेम करी थी हमने, देखो कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट, हमें क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। उसने कितने में बेचा इसको, 58 लाख में, 58 लाख में बेचा है।
or an amount of 25,000 was received from cash from Mohan 10/1/2027 as advance towards the sale of the date of signing of the agreement. एग्रीमेंट के डेट वाले दिन उसको क्या मिला है? एडवांस मिला है. कितना? 25,000. ये क्यों दिया होता है मैं एसडीवी के लिए कि हम कंपेयर कर सके एसडीवी को एक्चुअल वाले से. फिर एसडीवी और एक्चुअल वाले का क्या करेंगे? अगर 110% से ज्यादा है एसडीवी तो एक्सडीवी ले लेते हैं हम, और नहीं है तो एक्चुअल ले लेते हैं. यही होता है. नाउ ठीक है, हमें क्या क्या गिवन देखो. पहले हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सॉरी परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं. देखो हमें बोल रखा है एक्चुअल जो है, एक्चुअली उसको मिला है 58 लाख. ठीक है, और एसडीवी एग्रीमेंट के डेट वाले दिन जिस दिन साइन हुआ उसका है ना, एग्रीमेंट वाले दिन है 25,000 उसने रिसीव किए थे. 58 लाख कितने बोल दिया उसने. The sale date was registered on 26. Okay, register हुई थी, अलग दिन हुई थी. Register upon the receipt of the balance consideration through an account pay check from Mr. Mohan SDO. The property was 61 lakhs on 27/1/2027. यानी कि कितनी थी? 61 lakhs. और जो उसका रजिस्ट्रेशन था वो हुआ 64 lakhs. अब मेरे को बताओ 25,000 मिले थे तो हमें तो एग्रीमेंट वाली डेट लेनी चाहिए जिस दिन हमें मिलता है एडवांस, उस दिन का लेते. लेकिन एडवांस किस में मिल रहा है उसको? कैश में. कैश में मिल रहा है, यानी कि कैश में मिल रहा है, यानी हम क्या लेते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं. किसको? इस डेट को इग्नोर कर देते हैं. फिर हम एसडीवी किसकी लेते हैं? एग्रीमेंट वाली नहीं लेंगे, अब हम लेंगे रजिस्टर वाली डेट. अब हम वो नहीं लेंगे. क्यों? अगर बिकॉज एडवांस ऑफ 25,000 was received in cash on 10/1/2027. Mode of payment on or before the date of agreement was cash and not via account pay check draft ACS. The SDV on the date of agreement cannot be used. We must adopt SDV on the registration date, which is 64 lakhs. हम 64 lakhs लेंगे as fair value consideration. ना हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? हमने एक्वायर कितने में किया था? 57 lakhs में किया था. ये रहा 57 lakhs में किया था. एग्जेम्पशन मिल गई थी 57 लाख से. हम देखो कायदे से तो क्या होता है, इसको माइनस करना होता है, फिर हमारा गेन आ जाता है. लेकिन हम इसको माइनस नहीं करेंगे. क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि हमने पहले एग्जेम्पशन ले ली और एग्जेम्पशन अब कैंसिल हो चुकी है. हम ये जीरो दिखाएंगे. क्या दिखाएंगे? जीरो. 57 माइनस 57 करके दिखाओगे, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. लेस नहीं कर सकते, आपको ज्यादा में दिखाना पड़ेगा. आपको 64 ही कैपिटल गेन माना जाएगा, सिर्फ 57 नहीं, क्योंकि 57 ऑलरेडी पहले माइनस हो गया. अगर आप 3 साल तक रखते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन अब माइनस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने एग्जेम्पशन के लिए जो क्राइटेरिया होता है 3 साल रखने का वो नहीं किया था. कोई 57 नहीं मिलेगा, कोई 64 ही कैपिटल गेन हो जाएगा. बिकॉज द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स. चौबीस महीने भी नहीं रखी उसने. देखो 64 आ जाए. Hyderabad property acquired on 24th April 2026 was sold within 3 years. On 27/1/2027 जो cost of acquisition the new cost का reduced by section 54 exemption जो पहले हमने ले ली थी, लेकिन जो cost of acquisition है अब हम उसको माइनस करके जीरो कर देंगे, क्योंकि अब हम लेस करके नहीं दिखाएंगे उसको, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं और एग्जेम्पशन अब खत्म हो गया. एडवांस 25,000 रिसीव होता कैश के अंदर, तो इसलिए हम एडवांस वाली भी नहीं लेंगे. तो हम कौन सी वाली लेंगे? एसडीवी, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त 64 लाख में आ जाएगा. कॉन्वेस्टिक टेकिंग एसडीवी इन द एग्रीमेंट डेट मत करना ऐसे. कैश एडवांस में रजिस्ट्रेशन एसडीवी लग जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दो. अमाउंट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10) इफ एनी फॉर असेसमेंट डेट 27/20 इन द हैंड्स ऑफ मोहन. मोहन के हाथ में क्या है? 56(2)(10 किसका गिफ्ट? देखते हैं गिफ्ट का क्या दे रहा है. Hyderabad to his okay. Subsequently, on 27 first, Mr. Arjun decided to sell the residential house at Hyderabad to his brother Mohan for 58 lakh. देखो उसने क्या किया? ब्रदर को दिया है अपने 58 lakhs का, मिस्टर मोहन को. तो मिस्टर मोहन को क्योंकि उसने कम में दिया है 58 lakhs में ही दे दिया सिर्फ. नहीं तो उसकी एसडीवी कितनी बन रही थी? 64 बन रही थी.
64 बन रही थी उसकी एसडीवी, लेकिन उसने किस में दे दिया, खाली 58 में। तो उसके हिसाब से तो इसका क्या होना चाहिए, आईएफओएस में दिखाना चाहिए मोहन को। होगा नहीं, ब्रदर है, ब्रदर इज रिलेटिव, एंड कहीं अगर हम रिलेटिव से कुछ भी लेते हैं तो उसको टैक्सेबल नहीं करते, नहीं करते। देखो तो नील आ जाएगा। Mr. Mohan purchased property from his brother. Brother से लिया अर्जुन से under section 56(2)(10). Any property received from a relative which explicitly excludes brother, excluding include brothers, is completely exempt from tax, exempt होती है टैक्स से। इसलिए कोई भी वो नहीं आएगा, टैक्स नहीं होगा कुछ भी। तो 64 माइनस 58 मत कर देना और 6 लाख यहाँ दिखा दो कि भाई टैक्स होगा विदाउट चेकिंग ब्रदर रिलेशनशिप। Okay, next question. What should be the amount of tax credit available to Mr. Arjun with respect to the sale property at Lucknow during previous year 25-26? क्या बोल रहा है वो, क्या आपको बताना है कि अर्जुन के पास कितना टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है in respect of the sale of the property during previous year 25-26, assuming that the tax was fully deducted. सुरेश, okay, टैक्स रेट बताना है। आईटीसी एक तरीके से बोल सकते हो आप, अगर आपको जीएसटी के टर्म्स में समझना है, नहीं तो आप वैसे समझ लो टैक्स रेट कितना अवेलेबल है अर्जुन के पास, क्योंकि जो मिस्टर सुरेश है उसने डिडक्ट कर लिया टैक्स को। तो बताओ, लखनऊ की प्रॉपर्टी है, आपको सीधा ये बताना है लखनऊ की प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना लगेगा, टीडीएस। लखनऊ की प्रॉपर्टी है, कितने में बेची है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 25 लाख, बेची कितने में थी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी थी, 2 करोड़ नहीं थी, 2 करोड़ थी। अच्छा, यानी 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए अमाउंट, ठीक है। तो हमारा कौन सा लग जाएगा टीडीएस का, कितना परसेंट लगता है, तो 2 करोड़ का 1%, 2 करोड़ का 1% कितना हुआ, 2 लाख। समझ में आई, देखो 194 आई है, और मैंने उधर आई बी लिख दिया, सॉरी आई ए, ठीक है, आई ए में लग जाएगा 1% का। आइए टीडीएस कितना कटेगा, 1% डिडक्टेबल ऑन दी हायर ऑफ कंसिडरेशन 150 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़। तो हायर कौन सा, 2 करोड़, वैसे भी मैं क्या था 2 करोड़ से आया, जो भी दोनों में से हायर है उसका आ जाएगा टीडीएस 1% ऑफ द 2 करोड़, दैट इज 2 लाख हायर ऑफ कंसिडरेशन और एसजीवी। ठीक है, दोनों में से जो भी हायर, कंफ्यूज मत होना, इसने क्या बोल दिया, अमाउंट जो टैक्स रेट अवेलेबल होगा, हमें टीडीएस की बात हो रही है यहाँ पे, टैक्स फुली डिडक्टेड था सुरेश के द्वारा। तो दोनों में से हायर क्या है, ऑब्वियसली 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 1% लग जाएगा, 2 लाख। What would be the tax liability before tax deducted or collected? So टीडीएस टीसीएस से पहले टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, किसकी, एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अर्जुन की। बताओ, अर्जुन की टैक्स लाइबिलिटी बताना। 2 करोड़ थी, यस। और हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, कब होते हैं, जब 2001 से पहले ली होती है। उसने 2001 से पहले ली थी प्रॉपर्टी और 2001 के बाद बेची है। देखो उसने कब खरीदी थी, 2000 नहीं 1999 में खरीदी थी, और बेचा कब उसने 2025 में खरीदी है, सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ सुरेश। ठीक है, तो उसके पास दो चॉइसेस है, क्या दो चॉइसेस है उसके पास, उसके दो चॉइसेस हैं, तो 12.5% दे विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ 20% दे
विद इंडेक्सेशन है उसके पास चॉइस। ठीक है, तो दोनों से कैलकुलेट कर लेते। 2 करोड़ उसका वैसे आया था, माइनस, पहले हम बात करते हैं विदाउट इंडेक्सेशन की। विदाउट इंडेक्सेशन में क्या आएगा हमारा 25 लाख, 25 लाख की 175 लाख। उसमें से हमने कितना माइनस करना था, तो उसकी एग्जम्पशन कितनी आई थी, एग्जम्पशन कितने की थी उसकी, 57 लाख की थी ना। परचेजर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैदराबाद, हाँ 57 माइनस 57 कितना आया, 175 minus 57 lakhs will be और 11810,100। ठीक है, नाउ आपका ये जो आया इसका आप कितना कर दोगे, 12.5% which is 1,475,000। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, प्लस इसमें हम क्या करेंगे फिर 15%। क्यों 15% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की आ रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की, विच मीन्स उसमें क्या लगाएंगे 15% का, और फिर हम इसमें क्या करेंगे 4% सेस भी बढ़ा देंगे, तो हमारा ये टोटल कितना आएगा 1,475,000 प्लस 15% प्लस 4% विल बी 1,764,100। ठीक है, अब हम देखते हैं विदाउट इंडेक्सेशन वाला हो गया हमारा। अब हम देखेंगे विद इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन में देखो 2 करोड़ था, उसमें हम माइनस क्या करेंगे 25 लाख इंटू अपॉन 100 इंटू 363, और फिर उसमें से माइनस करेंगे 57 लाख की एग्जम्पशन करो, सॉरी यहाँ पे 376 अब बताओ 94 लाख। ठीक है, देखो 376 दे रखा है और ये रहा इसका 100। ठीक है, नाउ 25-26 में ही बेची थी हमने, चलो ये हमारा आ गया 94 लैक्स। 94 लैक्स हमारे ये आए, ये यानी 2 करोड़ माइनस 94 लैक्स माइनस 57 लैक्स करो, विच विल गिव यू 49 लैक्स। 49 लैक्स, अब 49 लैक्स का हम क्या करेंगे 20% करो, और 20% के बाद 20% के बाद उसके 20% का क्या करेंगे 15% सरचार्ज प्लस 4% सेस, हमारा कितना आ जाएगा 1,172,080। तो हम कंपेयर करते हैं किसको, ये जो हमारा आया था 1,764,100 को, और 117 कौन सा स्मॉल है ये वाला, तो हम कौन सा ले लेंगे 1,172080 आ गया 1,172080। ठीक है, देखो यहाँ पे लीगल एक्सप्लेनेशन, टैक्स ऑन एलटीसीजी जो है 49 लाख पे देखो लग रहा है 20% का, तो हमारा आगे 980,000, और फिर हमें टोटल इनकम प्रायर टू द सेक्शन ऑफ 54 डिडक्शन एक्सीड जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा से सरचार्ज लगेगा 15% का 147,000 टैक्स सरचार्ज, हमारा आगे 11,27,000। हेल्थ एंड एजुकेशन से क्या है 4% 45,080 आ जाएगा, हमारे ये आ गया। तो इसलिए आपको क्या आ गया फिर 1,172,080। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इंडिपेंडेंट वाला देखो जल्दी से, क्या बोल रहे हैं आरएफ हैज 2 यूनिट्स। ठीक है, आरएफ के पास 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अदर जो है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है डीडीए। द एसईजेड यूनिट वाज सेट अप एंड commenced manufacturing on 12/5/2017, whereas जो DTA यूनिट है वो सेटअप हुआ and commenced manufacturing on 15/6/2019। फॉलोइंग डिटेल्स हमें दे रखी है, हमें क्या करना बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आरएफ लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10। इन्हें क्या होता है 1 to 5 या 100%,
5 के बाद 50% होता है, राइट। और क्या होता है, और पर्टिकुलर डेट्स होती है, याद है डेट्स कौन सी कब तक सेटअप होता है तो मिलता, कब तक किससे बाद होता है तो नहीं मिलता, ऐसा कुछ क्या है वो। देखो फिर इसको कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा कैलकुलेट करने का एलिजिबल डिडक्शन। डिडक्शन कैसे होगी कैलकुलेट, पहले ये देखो कि कब हमने सेटअप किया है। उसने किया है इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑन 12/5/2017। हमें किसका निकालना है, 26 का निकालना है। तो देखो कितने साल हो गए, पहले तो 10 साल हो जाएंगे तो मिलेगी नहीं, बताओ। 17 है यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 यानी 9 years हो गए हैं। 9 years हो गए विच मीन 50% डिडक्शन ही मिलेगी। 50% डिडक्शन ऑन क्या लिखते हैं, 50% डिडक्शन उसका लिखते हैं नेट प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट की सेल अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ, टोटल टर्नओवर पूरा वो नहीं, एससीजेड यूनिट ओनली। तो 50% नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 95 लाख, एससीजेड के लोग ना खाली 95 लाख इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट की सेल्स कितने हो गए 350, लिख दो पूरी 350। नहीं, क्या बोला उसने नीचे कि 350 में से खाली 2 करोड़ ही हमें मिले हैं, तो जो रिसीव होते हैं खाली वही वाले लिखते हैं, उतने तक ही लिखते हैं। और टोटल टर्नओवर कितना हो गया हमारा, 1250 टोटल था, जिसमें से डीटीए का 450 है, तो हमारा एसएसजेड पे कितना हो गया 8 करोड़। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 50% इंटू नेट प्रॉफिट कौन सा एसएसजेड का, इंटू जो हमने क्या किया एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट में भी एसएसजेड का एक्सपोर्ट, अभी वो जो हमें मिला हमारा ये आएगा 118,750 विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखो 9th ईयर 50% डिडक्शन, टर्नओवर आपकी 8 करोड़ की है, एक्सपोर्ट वाली 2 करोड़ की, डिडक्शन मिल जाएगा 118,750। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक के टोटल कंपनी टर्नओवर मत लेना, माइनस करके लेना, ऐसे जेड तक लेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 105। ओके, कौन सी वो हो सकती है, रिवाइज हो सकती है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139, बिलेटेड रिटर्न और रिटर्न ऑफ लॉस, बताओ। देखो नॉर्मल वाली तो हो सकती है रिवाइज, बिलेटेड वाली हो सकती है, हाँ हो सकती है, रिटर्न ऑफ लॉस वाली हो सकती है, यस इट कैन बी, यानी तीनों ही हो सकती हैं, ठीक है। रेगुलर वॉलेंट्री रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न ऑफ लॉस, ऑल द थ्री कैन बी रिवाइज। अगर कोई भी हम मिशन कर रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर हुई है आपकी बिफोर असेसमेंट, लेकिन असेसमेंट से पहले, तो देखो 1 2 3 आ जाएगा आपका बी पार्ट, सेक्शन 105 ऑल रिवीजन of original returns are under section 139(1), loss return under section 139(3) and belated return 139(4). ठीक है, now descriptive questions. Okay, so your descriptive question number 1. Mr. Sumit engaged in a business of manufacturing of furniture. Furniture manufacturing is also set up and commenced warehouse facility for storage of agriculture produce. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल दे रखा है हमें, ट्रेडिंग एंड पीएनएल दे रखा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या बोला है उसने निकालने के लिए, कंप्यूट करना है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुमित इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, यानी कि वही दोनों में निकालना। तो पहले किसमें निकालते हैं, न्यू वाले में, 115 बीएससी में निकालते हैं, ठीक है, फिर हम उसको कर देंगे। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट देख लो कितना है, हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है क्या कोई, हाउस प्रॉपर्टी देख लो एक बार, मिसलेनियस वेयर हाउस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नहीं दे रखा, ओके। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट ले ले, नहीं, वी विल टेक नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ है, दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट एंड लोन, सैलरीज, मिसलेनियस, नेट प्रॉफिट देख क्या हमें 50,85,000, ठीक है, तो इस पर लिखेंगे 50,85,000 को, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल 50,85,000। नाउ अब देखते हैं क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है, ओके। तो देखो इनकम क्रेडिट में इनकम टैक्स रिफंड दिखा रहा है, इनकम टैक्स रिफंड होता है, हमारी इनकम होती है वो कोई नहीं, अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम होता है, वो भी आईएफओएस में जाए। Income tax refund credited in the P&L account, out of which interest on such refund is only taxable, which is to be considered separately under head IFOS. यहाँ पे क्या इनकम टैक्स रिफंड में 30,000 जो हमें मिले हैं वो हम लेस करके दिखा देंगे। तो देखो इनकम टैक्स रिफंड P&L प्रिंसिपल नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट जो होता है वो IFOS में जाकर 30,000 माइनस हो जाएगा, 55,000 आ जाएगा। ओके क्लियर। नाउ
ये हो गया हमारा। वेयर हाउसिंग चार्जेस लगते हैं, हाँ जी लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, वी विल टॉक अबाउट और क्या देगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फ्रेट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस है, बोनस टू स्टाफ, रेंट दिया 80 to 50 का एक्सपेंस है, ये हमने रेंट दिया, ठीक है। और क्या है, ओके देखो चल गया, इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड एक्सक्लूड्स 4570 इंटरेस्ट अलाउड दे रहा हूँ, सॉरी इंक्लूड्स 4570 इंटरेस्ट अलाउड जो किया था, 4570 क्या हो जाएगा हमारा आईएफओएस में, आईएफओएस का है हमारा डेप्रिसिएशन पीजीबी, इनकम टैक्स, इनकम इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स 4570, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू ब्रदर्स अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, 5,000 जो है अनरीजनेबल है, इसका एड बैक कर देंगे। कौन सा 48 टू भी एड बैक कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि वो अनरीजनेबल था, 5,000 का सैलरी जो थी ब्रदर को दी थी 48 टू। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनटू 2500 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन सॉफ्टवेयर और पॉलिटिकल पार्टी बाय द अकाउंट पे चेक। भाई 2500 जो पे किए हैं वो होएगा, नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट इन सॉफ्टवेयर पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउएबल, कौन सा सेक्शन 37 टू बी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट इन सॉफ्टवेयर पॉलिटिकल पार्टी 37 टू बी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 1 लाख जो है पॉलिटिकल पार्टी को चेक के थ्रू दे रखा है, क्या करे 1 लाख का, नॉट अलाउएबल होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस, नहीं है वो, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए अगर होता तो हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए पॉलिटिकल पार्टी पेमेंट नहीं है, 1 लाख को हम एड बैक कर देंगे 37(1) में। उसके बाद है तो जीएसटी डिमांड इंक्लूड्स 5300 पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग और 12750 इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। अब मुझे ये बता दो क्या होता है इसका प्रोविजन, जीएसटी डिमांड किया गया, उसमें 5300 थी पेनल्टी कि आपने डिले फाइलिंग करी, और 12750 इंटरेस्ट था फॉर द डिले ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टैक्स। एक है पेनल्टी, एक है इंटरेस्ट, बताओ क्या होगा, वन इज पेनल्टी एंड अदर इज टैक्स, दोनों माइनस कर रखे होंगे, पर अलाउ कौन सा नहीं होगा, अलाउ पेनल्टी वाला नहीं होगा, क्यों, पेनल्टी वाला एड बैक हो जाएगा, क्यों क्यों आएगा 5300 एड बैक, हम उसको क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी पेनल्टी है, पेनल्टी इज नॉट अलाउएबल, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो तो उसके साथ दे रहे हो आप, इंटरेस्ट के लिए थोड़ी ना मना करेंगे, इंटरेस्ट तो पेनल्टी के साथ आएगा ही, तो इसीलिए इंटरेस्ट को हम अलाउ कर देंगे बट पेनल्टी को नहीं करेंगे। पेनल्टी लेविड ऑन द जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर द डिलेड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न नॉट अलाउएबल बीइंग पेड फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, लेकिन 12750 जो इंटरेस्ट किया है वो डिले डिपॉजिट ऑफ द जीएसटी के यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, तो वो हमारा लायबल होगा, यानी कि जो 5300 है उसको हम एड बैक कर देंगे, 12750 विल बी अलाउएबल, इसको हम नो चेंज 5300। Depreciation under IT Act work out of 65,000 excluding depreciation of the housing building, बताओ क्या बोला उसने, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग 65,000 एक्सक्लूड कर द डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउसिंग बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन अंडर आईटी एक्ट वर्क्स आउट एट 65,000, यानी 65,000 को हम लेस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी आईटी की है, और इसमें कितना डेप्रिसिएशन दे रखा है, देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है 107,250, तो 107,250 को हम एड बैक कर देंगे और 65,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे जो आईटी के अकॉर्डिंग है, तो 107,250 को हमने कर दिया एड बैक। इंटरेस्ट ऑन डिलेड के लिए देखो कंपनसेटरी नेचर है, कंपनसेटरी है तो इसलिए वो अलाउएबल, और हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जनरल बेसिक एसेट्स 65,000, और उसने क्या बोला एक्सक्लूड किसको कर दे, वेयर हाउसिंग की बिल्डिंग को, वेयर हाउसिंग की बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग देखो कितने की है, बिल्डिंग हमारी है कहाँ है बिल्डिंग,
वेयर हाउसिंग बिल्डिंग 20 लाख in the rural area for the storage of agriculture produce available for use in 57/20/25 created in the P&L under warehousing charges. warehousing charges में दिखा रखी है 50 lakhs 50 है कितनी है 20 lakhs ये रहा 20 to 50,000 है ना इसके अंदर इसे बचा 20 लाख उसका भी दिखा रखा है क्या ठीक है तो अब डेप्रिसिएशन पहले बताओ मुझे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 20 लाख पर बताओ वो है बिल्डिंग का फिर हम क्या मानते हैं 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% इज लायबल तो डिडक्शन हमें 3580 की नहीं मिलेगी अंडर डिफॉल्ट टैक्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 हमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्या है डिफॉल्ट टैक्सेस ही वेयर हाउसिंग की है ना तो 20 लाख इंटू 10% 2 लाख लेस कर दो आईटी में से आईटी का लेस करोगे नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्सेस 3580 नहीं मिलेगा ओके और क्या दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स 80,000 पेड टू मिस्टर मोहित हमने लोन जो है लिया होगा मोहित से तो उसका इंटरेस्ट हम दे रहे 80,000 का रेसिडेंट ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड जिसमें टैक्स डिडक्टेड नहीं था अगर टैक्स डिडक्ट नहीं कर रखा तो हम कितना परसेंट ऑफ एक्सपेंस डिसअलाउ कर देते हैं 30% तो 30% ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पेड बाय मिस्टर टू मिस्टर मोहित रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन हम नॉट अलाउएबल ऐसे सेक्शन 40A आई ए यानी कि 80,000 का 30% कितना हो गया 24,000 का हम क्या कर देंगे एड बैक 24,000 का कर दो एड बैक सारी हो गई हमारी एग्जाम्पशंस सॉरी एडजस्टमेंट्स ठीक है और कुछ रहा हमारा सब नाउ पीजीबीपी निकले पीजीबीपी देखो ग्रॉस टोटल इनकम पीजीबीपी आ गया ग्रॉस टोटल इनकम आईएफओ इसको भी ऐड कर दोगे डिडक्शन 6 में मिलेगी नहीं मिलेगी डिफॉल्ट में रिजीम में कितना आ जाएगा 50 38 620 अब 50 38 620 जो आया है इसको हम वही 4 लाख से करेंगे आपको 4 लाख नेल 4 to 8 5% 20 40 60 80 ऐसे करके निकालेंगे हमारा टोटल करके टोटल इनकम का हमारा टैक्स आ जाएगा 20 plus 40 plus 60 plus 80 plus 1 lakh plus 7,91,000 will be 10,91,586 उसके ऊपर आप क्या लगाओगे क्यों कितने इनकम है टोटल देखो 50 से ज्यादा है 50 से ज्यादा है तो क्या आएगा सरचार्ज देगा 10% का कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल इतना अब ये देख लो जरा सा ही ज्यादा है 50 लाख से तो हमारी मार्जिन रिलीफ आएगी मार्जिन रिलीफ कैसे करते हैं कैलकुलेट टैक्स अगर हम करेंगे किस पे अगर इस पे हम करते हैं टैक्स विद सरचार्ज इंक्लूडिंग सरचार्ज तो हमारा कितना बन रहा है 12,00745 यही बन रहा है 12,00475 लेकिन 50 लाख में करेंगे विदाउट सरचार्ज ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 115 बीएसी वी विल गेट 10,80,000 तो कितना एक्सेस में आ रहा है चार्ज टैक्स 1,20,745 लेकिन बड़ा कितना खाली 38,620 38,620 बड़ा तो इसमें से 38,620 का हमें क्या मिल जाएगा मार्जिनल लीव सॉरी 38,620 में पे करना पड़ेगा इसमें से माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 281,125 जो हमें क्या मिलेगा 82,125 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा और बाकी ये हमारा 38,620 विल बी पेड ठीक है तो ये हम 1080 के अंदर कितना प्लस कर देंगे 1080 के अंदर हम प्लस कर देंगे 38,620 तो वी विल गेट 1118620 ठीक है ये हमने किया अब 118,620 मिल गया उसके अंदर 4% ऐड करेंगे तो हमारा 115 बीएसी आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ मत भूलना और इंडिविजुअल है 115 बीएसी में दे रहा है तो वो एएमटी यहाँ पर अलाउ नहीं है अंडर सेक्शन 115 चीज अब हम निकालते हैं ऑप्शनल टैक्स का देखो इसमें नॉर्मल प्रोविजंस में हमारा कितना आया था 50 38 620 ग्रॉस टोटल इनकम लेते हैं 50 38 620 और 50 38 620 में क्या करेंगे डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें बताओ मुझे देखो
ये सब समझ में आ गया ना? हमारा आया था GTI, हम ये निकाल रहे हैं ओल्ड टैक्स का, ठीक है। हमारा ग्रोस टोटल इनकम आया 5038,620 न्यू वाले का। अब उसने हमें बोला कि क्या बोलते हैं, जो वेयर हाउसिंग है हमारे 20 to 50,000, ये वाली 35 एडी में क्या होती है, लेस हो जाती है। स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का एक्सेप्शन मिलता है, तो हम इसको 20 to 50,000 को क्या कर देंगे, लेस। अब इसी का ही हमने इसमें से जो 20 लाख थी जिसकी बिल्डिंग थी, उसको हमने 10% अलाउ किया था डेप्रिसिएशन का, उसको एड बैक कर देंगे। 2 लाख रुपए थे, 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए थे, उसको एड बैक कर दोगे ना, 2 लाख थोड़ी ना ले लोगे, उसमें 2 लाख अलाउ है, इसमें 22-50 पूरे अलाउड है, तो आपका पीसीपीपी का इनकम कितना आ जाएगा फॉर द स्पेसिफाइड, बताओ। GTI excluding profit and gain from specified business under section 35AD will be your 2988,620। आप क्या करेंगे, अब देखो उसने बोला 2250 था 1000, ठीक है। तो अभी जो 22,50,000 है आपके बेटा, ये जो आपने किए क्या लेस किए, यहाँ पर क्यों लेस किए हमने, क्योंकि ये वेयर हाउसिंग का खर्चा था, इसलिए पहले हमने लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज की थी उसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, कितने, 2 लाख। अब जो हमारे पास 29,88,620 आया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 22,50,000 माइनस 20 लाख यानी कि कितना, 2.5 लाख को ऐड कर देंगे, क्यों किया ऐड हमने, देखो पहले हमने इसको नॉर्मल बनाया, नॉर्मल क्या बनाया, मतलब जितना हमारा GTI था उसके अंदर हमने जो डेप्रिसिएशन पहले चार्ज किया था उसको ऐड बैक किया, और जो हमारा क्या था 22,50,000 था उसको हमने कम कर दिया, कम करके दिखाया कि वो हमारी एग्जम्पशन है 35AD, स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब लेकिन ठीक है स्पेसिफाइड बिजनेस है, लेकिन वेयर हाउसिंग चार्जेस में खाली डिडक्शन किसका मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खाली 20 लाख का हुआ बिल्डिंग का, तो बाकी का जो 2.5 लाख है वो वापस आपका एड बैक हो जाएगा, ठीक है। डिडक्शन एट द रेट 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 3580 इन रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, पहले जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी न्यू वाले में उसको हम एड बैक करेंगे, जो हमने एज इट इज छोड़ा था अपना खर्चा उसको हम क्या करेंगे, डिडक्शन के रूप में दिखाएंगे 3580 में, फिर डिडक्शन जो हमने दिखाई उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2.5 लाख रुपीज, क्यों 2.5 लाख ऐड करेंगे, वो 2.5 लाख ऐड करेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं था। फिर हमारी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन या वही न्यू ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड रिजीम के हिसाब से कितनी आएगी, ऐड बैक करो 2988 में, वी विल गेट 32,38,620। अब हमने 1 लाख का जो पॉलिटिकल वाला खर्चा किया था उसमें क्या हुआ था, उसने बोला कि भाई हम नहीं अलाउ करेंगे, बिजनेस का खर्चा नहीं किया, बट हम यहाँ पे डिडक्शन तो देंगे, उधर तो ऐड हो गया, हमने बिजनेस में नहीं दिखाया, बिजनेस में नहीं माना जाएगा, लेकिन वैसे 1 लाख रुपए लेस हो जाएगा, किस बात की, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अलाउड, इसलिए क्योंकि पेमेंट कैश में नहीं हुआ, चेक में हुआ, तो हमने इसको लेस किया, हमारा 31,38,620 आ जाएगा, ठीक है, 31,38,620। अब उसमें हम टैक्स लगाएंगे कितने, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख से 31,38,620 30%, we will get 754,086। उसके बाद 4% डालेंगे तो आ जाएगा 784,250, और 784,250 कैसे आएगा, 249 आएगा, तो वो 250 हो जाएगा उसका,
राउंड ऑफ। अब हम निकालते हैं एएमटी। एएमटी में क्या होती है, एएमटी में क्या होता है, रेगुलर प्रोविजन से जो हमने कैलकुलेट किया होता है टोटल इनकम, उसको लेते हैं। टोटल इनकम हमारी कितनी आई थी, 4% ऐड करके 31, 38, 620, 4% ऐड करके कह रही, सॉरी इनकम बात हो रही है, 31, 38, 620। तो अब ये जो 31, 38, 620 है, इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लेस किए थे 20 लाख, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, और कुछ नहीं, बस 20 लाख को ऐड बैक करेंगे, और जो डेप्रीसिएशन था उसको वापस से ये क्लेम कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे 20 लाख, माइनस करेंगे 2 लाख, तो हमें मिल जाएगा 18 लाख। ये 18 लाख, सॉरी 18 लाख कह रही हूँ, ये 20 माइनस 8 हुआ ना, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 49, 38, 620। तो हमारा आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। अब हमें एएमटी निकालना है, एएमटी ने अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, हमें इसको क्या, हम इसको क्या कर देंगे, 18 इंटू 18.5 इंटू 49, 38, 620, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 4% सेस करोगे 191, राउंड ऑफ किया तो क्या आ जाएगा, 950, 191 आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 190 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे एएमटी के हिसाब से किसमें हमें मिनिमम कितना देना पड़ेगा, हमें मिनिमम टू मिनिमम 950, 190 तो देना ही पड़ेगा, और यह कितना है, ये कितना है 11 समथिंग। तो अब क्या करें, और ऊपर वाले का कितना आया था, डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट का है 11 समथिंग, ऑप्शनल वाले का हमारा कितना आया है, देखो 784, 250। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 784, 250, यानी जो ओल्ड टैक्स का था वो, और एएमटी, एएमटी हमारा कितना है 950, 190। तो क्या देना पड़ेगा हमें, ऊपर वाला वैसे ही क्या रहा है, हमारी जो क्रेडिट आएगी वो कितने की आएगी, 950, 190 माइनस 784, 250, विच विल बी 165, 940 यार। कंफ्यूजन बस इतनी रहेगी कि वेयर हाउसिंग का कैसे क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। सिंपल सी बात है, देखो उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें ये बोला है कि 2250 टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें से 2 लाख जो है उसका डेप्रिसिएशन आ गया, किसका डेप्रिसिएशन आ गया, जो 20 लाख की हमारी बिल्डिंग है वेयर हाउसिंग की, उसका। ठीक है, इतनी बात हुई। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यू रिजीम की। न्यू रिजीम पे पहले हमने किया था, न्यू रिजीम में क्या होएगा, न्यू रिजीम में ये होगा कि हमें जो डिडक्शन मिलता है किसका, 20 लाख रुपीज का, और ये जो 22,50,000 का खर्चा हो रखा है, हम उसको बोलेंगे ठीक है, हो रखा है, हम अलाउ करते हैं, लेकिन उसको ना ही प्लस करेंगे ना ही माइनस करेंगे, वी विल नॉट टच इट। बस एक काम कर दो, क्या काम कर दो, ये काम कर दो कि जो बिल्डिंग है, कि जो बिल्डिंग है उसका हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने दे रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर 2 लाख जो माइनस कर देंगे, इतना अलाउड है, और कुछ नहीं। इतना ही करना था हमें किसमें, आपके न्यू वाले में, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड वाला क्या कह रहा है कि ये जो आपने 2 लाख रुपीज अलाउ करे हैं ना, ये किसके करे, अपने बिल्डिंग के करे हैं, है ना, बिल्डिंग के करे। अब ये जो बिल्डिंग के अपने करे हैं, मैं ये कह रहा हूँ क्यों करे हैं, इसको एड बैक करो, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि हम वेयर हाउसिंग का जो है, हम क्या दे रहे हैं आपको, एक्सक्लूड कर रहे हैं प्रॉफिट से, 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो, रुको तो सही, बताओ तो सही। ऐड करोगे 2 लाख का खर्चा, अब एकदम इसमें से वेयर हाउसिंग का खर्चा हट चुका है, वेयर हाउसिंग में सब कुछ हट गया, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज है तो वो भी हट गया, और जो 2250 जो मेन आपके लगे थे वो भी हट गया। अब आपको मोटा मोटा क्या है, ग्रोस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट इन गेन फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 2988, 620 आ रहा था। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब ओल्ड के हिसाब से ये होगा, जो वेयर हाउसिंग आपने चार्ज करी है 2250 की, और जो आपका बिल्डिंग था 20 लाख का, इसमें से क्या करेंगे, 20 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी, और बाकी जो 2.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च हुए थे, 2.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च हुए थे, उसको हम प्रॉफिट में से हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हटा देंगे, ऐड कर देंगे, खाली 20 लाख को हटाएंगे, 2.5 लाख को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, ऐड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे एक्सक्लूड, और बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग के अलावा जो बचा 2.5 लाख, उसको हम ऐड कर देंगे, उसका हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसके अंदर हमने जीसीसी जो अप्लाई किया। अब बात करते हैं एएमटी की। एएमटी में हम क्या लेते हैं, जो हमारा रेगुलर प्रोविजन का है, रेगुलर प्रोविजन का आ गया। अब हमने इसमें क्या किया था, 20 लाख रुपए एक तरीके से मान लो हमने माइनस किया था पहले, है ना, हमने क्या किया था, एक तरीके से मान लो। हाँ, इसमें सिंपल सिंपल अगर आप बात समझोगे, ये चलो ऊपर हमने क्या किया क्या नहीं किया ऐसे छोड़ के, जो हमारे पास आया ओल्ड का टोटल इनकम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20 लाख, जो आपने पहले एक तरीके से एग्जम्पशन ली थी, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड, और जो डेप्रिसिएशन था उसको ही लगा देंगे वापस। फिर जो भी हमारा आएगा विच इज 80 लाख, उस पे हम लगा देंगे टैक्स। सिंपल। एक बारी और रिवाइज करो, एक बारी ढंग से और करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1। क्या बोल रहे हैं, XYZ लिमिटेड having its registered office in Noida organize its annual company function at its गुड़गांव ऑफिस। फॉर दिस पर्पस कंपनी ने एंगेज किया मीटर प्राइवेट लिमिटेड को अरेंज करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए नोएडा टू गुड़गांव एंड बैक, फॉर विच पेमेंट जो है 25,000 की गई। XYZ ऑल्सो entered into a separate contract with Meta Limited for providing catering services at the function 90,000। पहले हम बात कर ले 25,000 की। उसने किस में दिया ये 25,000 कैश में? एक प्रोविजन है आपका, पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो को 194C याद आ गया होगा। 194C में क्या बोलते हैं कि हमने अगर पेमेंट करी 30,000 की सिंगल एक बारी में, सिंगल पेमेंट, या फिर 1 लाख की इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आउट ऑफ अ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, तो हमारा 194C में टैक्स डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, या फिर टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम। यहाँ पे क्या हो रहा है, 25,000 30,000 से कम है, और इकट्ठा लोगे कितना हो रहा है, 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं, 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं, बट काम अलग अलग है कि नहीं। XYZ entered into a separate contract with Meta, क्या कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 25 और केटरिंग के लिए 90, एक है कैरेज ऑफ पैसेंजर, एक है केटरिंग, दोनों ही वर्क में आते हैं 194C में, तो अलग अलग होगा, पहले इकट्ठे तो होगा नहीं क्योंकि 25,000 है ये, पर ये तो 90 है, तो 90 पे लगेगा और टोटल में लगेगा नहीं। बताओ, और कितना परसेंट लगेगा, लगेगा तो लगेगा किस पे, एग्रीगेट अमाउंट पे। क्यों, एक ही बंदे से कर रहे हो, बेशक कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, एक ही को कर रहे हो तो फिर लगेगा कितना बन जाएगा ये 115,000, इसका आपका 2% लगेगा, 2% कितना हो जाएगा इसका 2300, तो आपको 2300 रुपए देने पड़ेंगे एज अ टैक्स, काटने पड़ेंगे मतलब TDS में। देखो
190C के अकॉर्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट होता है 2% के अकॉर्डिंग, जब पे जो है वो कंपनी होती है ऑन पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट एंड केटरिंग। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है 30,000 के फॉर सिंगल पेमेंट और 1 लाख इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट पेमेंट में देखो 25,000, 90,000, 105,000 जो कि 1 लाख से ऑब्वियसली ज्यादा, तो 2% और 105,000 2300। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है? Suresh Health Solution Limited, third-party administrator (TPA), makes payment to various hospitals across the India towards settling cashless medical insurance claims on behalf of insurance company. Insurance company की जगह वो ऐसे काम करता है. During the financial year 2026, उसने total payment करी है made by the Suresh Health Solutions Limited to care hospitals for cashless claims के लिए करी है. कितनी करी है? 12 लाख रुपए का. बताओ कौन से सेक्शन में आएगा नहीं आएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा तो कितना परसेंट कटेगा? ये क्या होती है? ये मेडिकल सर्विसेज में आती है, और मेडिकल सर्विसेज है तो कहाँ पे होगी? प्रोफेशनली 194J में हॉस्पिटल्स को जो करी है, और 194J में कितना परसेंट कटता है? 10%. 12 लाख का 10% 120 कटेगा यहाँ पे. ठीक है, बेशक वो क्या है टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मेडिकल सर्विसेज दे रहा है. एज पर सीबीडीटी circular, payment made by TPA to hospitals for medical services rendered under cashless claims attract TDS under section 194J 10% as a medical service or professional services. तो threshold 30,000, पेमेंट हुई है 12 लाख, तो ऑब्वियसली 12 लाख को 10%, 1,20,000. 194C नहीं लगेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात में. नेक्स्ट हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है टोटल इनकम अंशुमन की डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में न्यू वाले में हमें करनी है कैलकुलेट. सबसे पहले दे रखा है मिस्टर अंशुमन रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्किंग इन पश्चिम लिमिटेड एंड अर्न सैलरी 90,000 पर मंथ. तो सबसे पहले तो सैलरी होगी 90,000 into 12. During previous year, he holds 20,000 equity shares of BT Limited, an Indian listed company purchased on 1 January at 200 per share. 200 के खरीदे. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया? 200 रुपए के खरीदे हैं. कितने? 20,000. इन अगस्त 2025 अंशुमन ने ट्रांसफर कर दिया प्लॉट इन हरियाणा 70 लाख का, फॉर विच एक्वायर्ड बाय हिम मई 2026 22 लाख. 22 लाख का किया था, 70 लाख में बेच. ब्रोकरेज 1% और ट्रांसफर 22 लाख का 70 लाख. अच्छा, ट्रांसफर एक्वायर्ड बाय हिम 70 लाख में किया था, विच वाज एक्वायर्ड बाय हिम. ओके, 70 लाख माइनस 1%. ठीक है, जो भी आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे क्या? 22 लाख को. और फिर उसने एक्वायर कर ली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन ग्वालियर 40 लाख की. एग्जम्पशन मिलेगी? क्या एग्जम्पशन मिलेगी? मई 2026 में की, अगस्त 2025 में बेचा है. Amount invested for acquiring residential house within 2 years would qualify exemption against long-term capital gain arising from transferring of this plot. ओके, तो ये भी हो जाएगी, तो इसका भी एग्जम्पशन मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने कि नवंबर में बीटी लिमिटेड ने बॉट बैक कर लिया 50% ऑफ इट्स शेयर्स 250 पर के, और एफएमवी जो थी वो 190. आपको टोटल इनकम आप बताना है, आप बताओ कैसे निकले. कैसे करेंगे कैलकुलेट? सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किसकी? बायबैक की बात कर लेते हैं. बायबैक हो रहा है, बीटा लिमिटेड ने क्या किया? बायबैक किया 50%. हमें किसका निकालना है? अंशुमन का निकालना है. बायबैक का इक्विटी शेयर से कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन बायबैक. बायबैक पे कितना हमें कंसिडरेशन मिलेगा? बताओ. 250 है, लेकिन हम क्या मानते हैं? कब है देखो, टाइम देखो, नवंबर 2025 है.
हम क्या मानते हैं जब हमें बायबैक पे पैसे मिलते हैं तो डिविडेंड नहीं मानते। तो यानी कि 50% ऑफ शेयर 20,000 शेयर से 50% यानी 10,000 250 में मिल रहे हैं, यानी कि उसके पास 25 लाख के डिविडेंड हो गए। हाँ डिविडेंड हो गया, नहीं आया फर्स्ट में चला गई, ये डिविडेंड हो गया। नाउ हमें जो अब जो निकालना है तो हमें बोनस शेयर्स पे, तो बोनस शेयर्स पे जो हम निकालेंगे वो हमारा जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो, नील आएगा, जीरो आएगा कंसिडरेशन जो हमें मिली बायबैक की, क्योंकि वो हमने कहाँ पे दे दिया? डिविडेंड में दे दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 के लिए 200, 10,000 इंटू 200 20 लाख, कितना हुआ? 20 लाख ही तो हुआ, लेकिन उसकी एफएमवी कितनी थी? देखो एफएमवी थी उसकी 22 लाख की, नहीं 22 लाख की थोड़ी ना थी, हरियाणा 70 लाख, 22 लाख तो होल्ड किया उसने 200 पर शेयर्स में, रिक्वायर्ड रेजिडेंशियल बीट लिमिट 50%, एफएमवी दिया 190, 190 पर शेयर, 190 पर शेयर यानी कि 10,000 इंटू 190 करना 19 लैक्स, 19 लैक्स हम क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और फिर एक्चुअल और जो लोअर होता है उसमें से हाइयर लेते हैं, यही करते हैं। देखो क्या करते हैं हम, वी टेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैसे लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हाइयर ऑफ, ये बात हो रही है अभी उसकी बात नहीं रिपोर्ट वगैरह की, ये बात हो रही है अभी शेयर्स की। शेयर्स में हम क्या लेते हैं? हाइयर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, सेकेंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमें मिली। समझ में आई बात मेरी या नहीं? इन दोनों का लोअर लेते तो फेयर मार्केट वैल्यू 190 है, ये आपकी 200 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सॉरी ये 200 है ना, एक्चुअल कॉस्ट 200 है, आपकी कॉस्ट हमने 200 में खरीदे थे, फेयर मार्केट वैल्यू है, फिर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मिली है वो 0 है। तो इन दोनों का लोअर लोगे विच इज 190, सॉरी विच इज लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड दिस नील, नील लोगे ना, और हाइयर ऑफ 200 और 0 इज 200। तो अब कितना आया? 20 लाख, तो 0 माइनस 20 लाख इज नेगेटिव 20 लाख आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, आपको एलटीसीएल हो रहा है। सैलरी कितनी थी आपकी? सैलरी 90 इंटू 12 थी, 90,000 इंटू 12 विच इज 10,80,000, इसमें से न्यू वाला तो 75,000 माइनस हो जाएगा, तो विच इज 10,005 के। सैलरी आ गई, लॉन्ग टर्म लॉस आ गया, और हमने प्लॉट को बेचा कितना? 70 लाख में बेचा, ब्रोकरेज कितनी है? 1%, तो 70 लाख में हमने बेचा है प्लॉट को, जिसमें से 1% ब्रोकरेज यानी 7 लाख की, यानी कि 69,30,000। अब इसमें से आपको क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख का एक्वायर्ड हुआ था मई 16 में 22 लाख का, मई 16 में खरीदा था, तो यहाँ पे हमारे वो कुछ है कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट? बताओ। 23/7/24 से पहले हमें क्या करना होता है? अगर हम पहले लेते 23/7/24 से पहले ट्रांसफर करते तो हमें इंडेक्सेशन मिलता है, लेकिन ये तो बाद में है, तो हमारे बाद में टैक्स में मिलता है, इसमें हमें इनकम में नहीं मिलता है अगर हमने ऑनर आफ्टर 23/7/2024 को ट्रांसफर किया। यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, तो सीधा हमने कितना लिख देना है? 22 लैक्स, जितने में उसने एक्वायर किया था। ठीक है, तो 22 लैक्स आ जाएगा इसका, तो यानी कि 6930k minus 22 lakhs which will give you 47,30,000। अब उसकी एग्जामेशन थी कितने की? 2 साल की। उसने क्या बोला
कि मैंने जो है 22 लाख का सॉरी कितने लाख का खरीदा था उसने 40 लाख का 40 लाख की हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। अभी जो 40 लाख की खरीदी है इसने कितने पे खरीदी है? जब हमारी इतनी इनकम हो रही है तब उसने 40 लाख की खरीदी है। क्या बोला? जब हमारी इतनी सॉरी 69-30,000 की इनकम हो रही है हमारी, देखो ना 70 में से 70 लाख में से 7 लाख गए जो ब्रोकरेज के थे, तो हमारा ये आ रहा है जो, हाँ, उस उतने की उसने क्या किया है? अगर देखो 47 उसने 40 लाख का क्या खरीदा? घर खरीदा। अगर उसके पास पैसे आ रहे हैं 69-30,000 अगर उसके पास पैसे हैं तो उसने 40 लाख का घर खरीदा, तो 47-30,000 में कितना लेगा? 47-30,000 कितना लेगा? ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर क्वालिफाई कर जाता है, और सिंस अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो कम है नेट कंसिडरेशन से, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी कितना करना, जरा इसको कितना आएगा? 27, 30, 159, क्योंकि हमारे जो 47-30,000 दिस इज लेस, कम है। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रखा है वो कम है नेट कंसीडरेशन से। 40 लाख ही कर रखा है, आपको मिल कितने रहे थे? 69-30,000, हमने किए सिर्फ 40 लाख, तो इसलिए ठीक है। तो अब लेस करो इसको, एग्जाम्पशन को कितनी आ जाएगी? 27-30-159, इसको माइनस करो जरा। किससे माइनस करोगे? ये जो 4730 आ रहा है, ठीक है, इसमें से माइनस करो 2730 को, तो आपको मिल जाएगा 19,994। अब आपके पास ये क्या आ गया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पे एक लॉस भी आ रहा था शायद, आपको कितने का लॉस आ रहा था? कहाँ है लॉस? था ना, कहाँ निकाला था? ये रहा 20 लाख का। तो हम ये जो 20 लाख का लॉस है इससे क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे। तो 19,99841 जो पॉजिटिव में था उससे 19,99841 नेगेटिव कर दिया, तो हमारा 20 लाख माइनस 19,99841 यानी कि 159 रह जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 159 बायबैक ऑफ ओरिजिनल शेयर्स पे, वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। और बाकी हमारा आईएफएस कितना है? 25 लाख का है ना, डिविडेंड है ना हमारा 25 लाख का, और सैलरीज हमारी कितनी है? सैलरी 1005 की, आप देखो हो गया सब सॉल्व। ग्रॉस सैलरी 1080 माइनस के 75,000 105 1,10,05,000, उसके बाद फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी? 70 लाख, ब्रोकरेज गया, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया हमारा 22 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एग्जाम्पशन होगा हमारा 54 में, तो हमने इसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे किया, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कोटा, फिर हमने जो लॉस है शेयर बायबैक का उसको लेस किया, फिर हमारा डिविडेंड आ जाएगा 25 लाख। अनअब्जॉर्ब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड बायबैक 159 जो है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्टेन रेजिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम बतानी है हमें डिफॉल्ट टैक्स रिसीव में। सबसे पहले क्या हो रहा है? सुप्रिया है, एज 32 इयर्स है, बोर्न एंड बॉट अप इन न्यू दिल्ली, शी गॉट मैरिड इन रशिया 1996 में और उधर ही सेटल हो गई। इंडिया में आए 60 दिन के लिए, हर साल आती है 60 दिन के लिए। ओके, डिटेल्स ऑफ इनकम गिवन। Indian citizen or person of Indian origin who being outside India comes to visit only and only visit to India जब उसकी टोटल इनकम या अदर देन फॉरेन सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेसिडेंट। अगर उसकी वो 15 लाख से ज्यादा नहीं होती टोटल इनकम,
उसको हम रेसिडेंट तभी बोलेंगे अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह रही हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे उसकी इनकम और इवन इफ his total income other than the foreign sources exceed 50 lakh, वो रेसिडेंट कब मानी जाएगी? अगर उसकी 120 दिन से ज्यादा हो और 365 days or more during the previous 4 years immediately preceding the, तो यहाँ तो आपका अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 182 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा, या फिर अगर आपका 15 लाख से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 365 डेज या उससे ज्यादा 4 साल के लिए, और कितना था? 120 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा। तब वो 120 डेज भी नहीं, क्या बोलते हैं 82 डेज भी नहीं, अब तो 60 दिन के लिए, तो इससे वो क्या हो जाएगी? नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। हमें इनकम से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 15 लाख से कम या ज्यादा उसको 120 दिन तो रहना ही था, 120 दिन वो नहीं रह पाई, नहीं रही मतलब। ठीक है, तो अब देखो नॉन रेसिडेंट हो गई वो, तो नॉन रेसिडेंट को कौन कौन सी इनकम चार्ज होती है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी एक्रूराइज्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विद एक्रूराइज्ड और डीम्ड टू एक्रूराइज्ड इन इंडिया। यानी अगर इनकम जो है वो रिसीव हो रही है या डीम्ड टू रिसीव हो रही हो, अक्रूअराइज हो रही हो या डीम्ड टू अक्रूअराइज हो रही हो इंडिया के अंदर, तो ही होता है। उसके बाद सबसे पहले पेंशन रिसीव फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट से तो नहीं होगी। डिसीजन सेल ऑफ लैंड एट न्यू दिल्ली कंप्यूटेड 3 लाख की होगी, यस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एसटीसीजी ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी कंप्यूटेड 60 लाख, इंडियन लिस्टेड कंपनी 60 लाख हो जाएगी, सॉरी 60,000 हो जाएगी, यस हो जाएगी। प्रीमियम पे टू रशियन इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नहीं होगा कुछ। रेंट रिसीव्ड एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली 90,000 हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें डिडक्शन भी मिलेगी उसको 30%। ठीक है, उसके बाद 3 लाख हो गया, 60,000 हो गया, 65,000 में नहीं मिलेगा, 75,000 में नहीं मिलेगा, इसमें इसको 30% की वो भी मिल जाएगी। सेल ऑफ लैंड में थोड़ी ना मिलता है। और क्या है? एसेटेन रेसिडेंशियल सर्टेन, ओके हो गया। ठीक है, तो देखो मिस सुप्रिया इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, हर इंडियन इनकम एलटीसीजी का 3 लाख है, एसटीसीजी 60 है, हाउस प्रॉपर्टी 63 है, तो 423 बन रहा है, जो कि 15 से कम है। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देखो ना एप्लीकेबिलिटी 182 डेज वाली एप्लीकेबल, therefore the applicability threshold for stay in India 182 days, since her stay in India is only 60 days, so now वो क्या हो गई? नॉन रेसिडेंट हो गई। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे मैं आपको बोल के बताती हूँ। An Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes to visit India and whose total income and other than foreign sources does not exceed 50 lakh would be resident in India only if he or she stays in India for a period of 182 days or more during the previous year. लेकिन if she or he has total income other than foreign sources exceeds 50 lakh, he would be a resident in India if he stays in India for 120 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. इस तरीके से लिखो। ठीक है, तो आपकी देखो कैलकुलेट हो जाएगी। पेंशन फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट नील आ गया, इनकम जो है आपकी 63, एलटीसीजी एसटीसीजी ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका 423 टोटल में आ जाएगा। नाउ okay, so your next question is examine the following statement with regard to the provisions of the Income Tax Act 1961। ठीक है, हमें इनको एग्जामिन करना अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। ठीक है, नाउ क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 मिस्टर नमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम, उसने इंटरेस्ट दिया लोन पे जो उसने लिया था फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन, अपने बेटे के लिए हायर एजुकेशन के उसने लोन लिया था, उसको वो इंटरेस्ट दे रहा है। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अब उसका जो बेटा है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो चुका है इन अ फर्म। मिस्टर नमित विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अब मेरे को इसके बारे में आपको ये बताना है कि मतलब आपको बताना है इसके बारे में कि स्टेटमेंट जो है वो सही है नहीं है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, क्या मतलब इसका ढंग से इसको एक्सप्लेन करना है। बताओ मुझे, क्या इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी 80E में? तो यस, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल है इंडिविजुअल्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द रिलेटिव। खाली कब है लेकिन? इफ ही और शी ऑप्शन क्या करता है? एक्सरसाइज करता है कौन सी वाली? शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है
और रिलेटिव में इंक्लूड होते हैं बच्चे और स्पाउस। तो इसलिए नमित को क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगी किसमें, सेक्शन 80 में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन, अगर वो शिफ्ट आउट हो रहा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से तो। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि वो ना एम्प्लॉयड है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए, देखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो इट इज इमटेरियल दैट इज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इनफ, इसलिए उसको 80 की मिल जाए। देखो बहुत ज्यादा ही ये रहा। Selection 80E allows deduction for the interest on education loan taken for his son irrespective of whether the son is employed or not. It is correct. ठीक है? Now, subscription to notified bonds of NABARD would qualify for deduction under Section 80C. बता NABARD के लिए 80C 2 में सब्सक्रिप्शन जब हम करते हैं, किसको सब्सक्राइब करते हैं, बॉन्ड्स को जो इशू करते हैं NABARD, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड द ऑफिशियल गजेट, क्वालिफाई डिडक्शन के लिए 80C में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 80C में हम लेते हैं किसके लिए, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ NABARD के लिए, तो हमें डिडक्शन मिल जाता है 80C में, पर कब मिलेगा, खाली जब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में होगा तब मिलेगा, ऑप्शनल में नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, सॉरी, एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन डिडक्शन द एलिजिबल और अप्रूव्ड मोड्स शुड बी मेड फ्रॉम आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। वो क्या कह रहा है, अगर आपका एलिजिबल होना है क्लेम ऑफ डिडक्शन के लिए, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन है, वो उसी से करनी पड़ेगी जो अप्रूव्ड मोड है, और वो भी किससे, आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, वो इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है, यानी जो आपकी एग्जम्पशन है 3 लाख की, 4 लाख की, जितने भी 2.5 लाख की या 4 लाख की, उसमें से नहीं करना, ऐसा है कुछ, नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों, बिकॉज देयर इज नो सच स्टिपुलेशन अंडर सेक्शन 80C दैट द इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह उसी में से होगी आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। Mrs. Leela, widow of Mr. Harish, who was employee of Messrs. ABC Limited, received 7 lakh on 1/5/2025. किसके लिए, standing to the credit of Mr. Harish in the NPS account, ठीक है, NPS account में उसके होगा, okay. In respect of it, deduction has been allowed under section 80CCD, उसको 80CCD में मिला to Mr. Harish in the earlier previous year. Such amount received by her as a nominee on closure of the account is deemed to be her income for assessment day 26-27. वो कह रहे उसकी deemed income होगी। 80CCD में तो ठीक है, प्रोवाइजो क्या कहते हैं 80CCD का, कि जो अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी है ऑन द क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ द असेसी, वो उसकी डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। जो अमाउंट रिसीव किया है लीला ने अपने पति के लिए, वो उसकी डीम्ड इनकम नहीं होगी, दैट इज नॉट हर डीम्ड इनकम, उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी वो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Subscription to the notified NABARD bonds qualify for the deduction, और there is no legal requirement that section 80C investment जो है वो किसमें से होनी चाहिए, taxable income से होनी चाहिए। The proviso of 80CCD3 explicitly exempts NPS closure amount received by the nominee higher on the death of the subscriber, and it is not that कि उसकी deemed income। Now next question, Mr. Sohan appointed on 1st April 2025 on basic salary 60,000 की 3% increment हुआ 1st January को। डीए जो था 40% था, 60% जो था उसमें से वो फॉर्म पार्ट, मतलब 40% जो भी आएगा उसका 60% फॉर्म द पार्ट, 40% नॉट फॉर्म द पार्ट। टेलीफोन अलाउंस है 500, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है आरपीएफ में, आरपीएफ का इंटरेस्ट 12% इतना, अनफर्निश्ड आरपीएफ भी दे रखा है आरएफए रेजिडेंशियल के लिए, और क्या है, सर्वेंट सैलरी भी दे रखी है, ओन अ कार 1.8 लीटर्स का यूज फॉर बोथ ऑफिशियल पर्पस, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी दे रही थी, प्रोफेशनल टैक्स भी दिया गया 2500 का, 1500 एम्प्लॉयर ने दिया, गिफ्टेड 6 लाख टू वाइफ, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की। आपको जीटीए का कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रोविजंस, बताओ नॉर्मल प्रोविजन में यानी कि किस में करना है हमें, नॉर्मल प्रोविजन
यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम होता है। सबसे पहले बेसिक सैलरी दे रखी तो उसी की बात करते हैं। बेसिक सैलरी है 60,000। उसने बोला 1 जनवरी से इंक्रीमेंट होगी, यानी कि अप्रैल टू दिसंबर, यानी 9 महीने तो 60,000 है। उसके बाद 60,000 की 3% इंक्रीमेंट हो रही है 61,800 3 महीने के लिए। डीए 40% है, यानी कि 60,000 इंटू 9 प्लस 61,800 इंटू 3 का 40%, यानी कि 6,725,400 का 40%, जो कि आएगा आपके पास उसका 40%, 290 160। और 290 160 का 60% इज पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट। तो टेलीफोन अलाउंस जो है 500, ये क्या होगा, ये भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। 500 इंटू 12 6,000। आरपीएफ में 15% दिया है, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 15% टू आरपीएफ दोनों ने दिए, तो इनमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा। एग्जाम कितना है, 12% ऑफ द सैलरी, जो पार्ट ऑफ द आपका डीए है, फॉर्म पार्ट है वो वाला। तो 12%, सुना समझ। बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 9 61,800 इंटू 3। डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ 725,400। टेलीफोन अलाउंस का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर आरपीएफ में 12% ऑफ द सैलरी ही होता है, तो 15 माइनस 12 जो 3% है उसका 899 होएगा। 899 कैसे आया, 899 899 ऐसा है 725,400 जो आपकी बेसिक सैलरी थी, और 60% जो पार्ट था डीए में 290 160। ठीक है, ऐसे। और उसने क्या बोला है, आरपीएफ का इंटरेस्ट लगा 12%, 25,800। इंटरेस्ट एक्रीड इन द आरपीएफ, वो भी क्या हो जाएगा, टैक्स से बल हो जाएगा। 25 कितना था, 25,800 आएगा। अब इतना परसेंट 12% मिले, लेकिन अलाउड कितना है, 9.5। तो यानी कि एग्जाम कितना हो जाएगा, 9.5% एग्जाम है। तो हमें कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, उसमें से 9.5 हटा देंगे, यानी 3.5 जो आपका वो टैक्सेबल होगा। इससे 3.5 निकाल रहे हैं, तो 3.5 जो निकाला है वो आपका 5375 आएगा। ठीक है, कितना, 9.5% एग्जाम। उसके बाद आरएफए की बोली है उसने, ये हो गया। आरएफए की मुंबई में है, ओन्ड कंपनी। मुंबई में अगर आपका आरएफए तो क्या होता है, 10% ऑफ द सैलरी माइनस रेंट रिकवर। 10% ऑफ द सैलरी कितना, वही जो फॉर्म पार्ट है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, फॉर्म क्या आएगा, 725 290 का 60%, 290 160 का 60%, और 6,000, ये तीनों की तीनों आपकी क्या आ जाएगी, आरएफए में 10%, और माइनस जो रिकवर के, रिकवर कुछ आया नहीं किया, तो हम पूरा का पूरा लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्वेंट की 2500 पर मंथ क्या होगा, टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट 2500 टू 12, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोटर कार ली थी, मोटर कार कितने की है, 1.8 एल की। तो 1.8 एल का क्या होएगा, ऑफिशियल के लिए भी, पर्सनल के लिए एक्सपेंसेस 50,000 कंपनी ने बॉन्ड किए हैं। बताओ एग्जामेशन कितने में मिलते हैं 1.8 एल के लिए, 2400। 2400, ये अगर ओन कार 1.8 की जो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए, तो 2400 रुपए के एग्जामेशन मिलते हैं, 2400 रुपए पर मंथ की। तो आपके आ गए 28,800, यानी कितने की एग्जामेशन मिल जाएगी। और टैक्सेबल कितना है, 50,000 जो कंपनी ने लगाए हैं, तो 50,000 माइनस 28,800 यानी 21,200 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 21,200 क्यों, 50,000 एक्चुअल में जो हुआ वो, और एग्जामेशन कितनी है, 2400। उसका प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने दिया, कितने का दिया है, 1,500 बाय एम्प्लॉयर, तो 1,500 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सॉरी, पूरा 2500 होगा, और नीचे एग्जामेशन दिखाएंगे, सॉरी माय बैड। 2500 पूरा दिखा देंगे, 1500 1500 दिखा दिए यहाँ पर, और हमें 2500 का पूरा क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। ठीक है, 1500 हमने दिखाया टैक्सेबल, और 2500 जो एम्प्लॉई का है उसका भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, 50,000 का ग्रोस सैलरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, प्रोफेशनल टैक्स। अब उसने एक और चीज बोली, क्या बोली, उसने ये बोला कि भाई उसकी बीवी थी, उसको उसने कितने दिए, 6 लाख रुपए दिए हैं। 6 लाख गिफ्ट किए, इन्वेस्ट किए बिजनेस में, 10 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी 4 लाख की बीवी की थी, 6 लाख की उसकी थी। इसमें लॉस होगा 21 का, तो 21 उसका पार्ट बनेगा। तो 1/20 का कितना, 1/20 का 60%, विच इज 72,000।
क्यों 60%? क्योंकि 6/10 करेंगे ना, तो देखो 60% ऑफ 120 यानी कि 7 to 2000 लॉस हो जाएगा। और ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बिजनेस लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता सैलरी से। और वैसे डिफॉल्ट है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? 1118,555। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें बताना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। सबसे पहले बोला रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर जो वेरीफाई कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम। नहीं, हमेशा हमेशा एलएलपी में क्या बनाता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर वो ही करता है। कब कोई और कर सकता है? जब कोई अनअवॉइडेबल रीजन हो, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा, कुछ भी है, या फिर जहाँ पे बंदे का डीपी ही ना हो। बंदे का मतलब एलएलपी की डीपी ही ना हो, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बना ना हो, कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस हो कि डीपी अभी इंक्वायरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो वही अनअवॉइडेबल रीजन, नहीं तो हमेशा डीपी कर दो। दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है कि टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139। टाइम लिमिट बताना जरा मुझे। इन केस जो मिस्टर नरेश है उसके टोटल टर्नओवर 160 यानी कि 16 लाख रिसीव विद कैश। ओह माय गॉड, 100 लाख कैश में, बाकी 60 लाख वैसे है। फॉर द ईयर एंड 31/3/2026 वेदर और नॉट डिक्लेयरिंग प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 4480 31 अक्टूबर 2026। मिस्टर नरेश क्या है? बिजनेस इनकम है उसकी, प्रिजम्पटिव टैक्स तभी लगता है अगर उसकी बिजनेस इनकम है, तभी तो 4480 लगेगा, जिसमें 11.60 क्या है? क्या है? 11.60 लाख है ना, 11,60,000। ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई। एग्जेम्पशन नहीं है। 11.60 lakhs और मोर, तो क्या होगी? 31 जुलाई। अगर 11 lakhs, सॉरी 11.60 lakhs है, से कम है, 11.0 लाख से या उससे ज्यादा है तो 31। अगर उससे कम है तो यू हैव टाइम टिल ठीक है। अगर इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये जो है इसको ऑडिट करानी पड़ेगी, यानी 44 AB में आएगा, 44 AB में आएगा, यानी इसका 31 अक्टूबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर उसकी 11.60 या उससे ज्यादा है लेकिन वो प्रिजम्पटिव में है, तो वो 31 जुलाई को देगा। देखो वापस से बोल रही हूँ, इफ business income as per presumptive taxation provision of section 44 AD 11.60 लाख से उससे ज्यादा है तो ड्यू डेट आपकी क्या होगी? 31 जुलाई। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम 11.60 से कम है तो आपको अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे 44 AB में, और क्योंकि आपका टर्नओवर अगर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से ज्यादा तो आपकी भी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर। देखो यहाँ पे क्या है, उसकी कितनी है? 160 लाख। ऑब्वियसली 11.60 से क्या है? 11.60 लाख कितने होते हैं? कितने हुए? ठीक है, तो अगर आपके इससे ज्यादा हैं लेकिन आपने प्रिजम्पटिव ले रखी है तो आप क्या करोगे? 31 जुलाई को दोगे। अभी आपकी कितनी है देखना, 160 लाख है, 100 लाख रिसीव्ड इन कैश से ईयर एंडेड 31, और आपको जो बताना है कि आपको प्रिजम्पटिव इनकम देनी है अंडर 44D या AD या नहीं। उसका टर्नओवर कितना है? 100 लाख, 160, 1 करोड़ से
ज्यादा का है, उसकी इनकम डिपेंड करेगी यार, उसकी इनकम ही जब तुम एक सॉरी उसकी जब टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी तुम्हें 44A-B में कराना पड़ेगा, A-B में कराना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें ऑडिट करानी पड़ेगी टर्नओवर, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है, तो अब क्या दोगे, 31 अक्टूबर नहीं दोगे? क्या आ जाएगा 31 अक्टूबर? Return of the LLP must be verified by designated partner, where any partner can verify the return of income of LLP only in the following cases: when, where, for any unavoidable reasons, such designated partner is not able to verify the return, or where there is no designated partner. और यहाँ पर इफ द प्रिजम्पटिव स्कीम 44AD इज ऑप्टेड, अगर 44AD लेके गए हो तो 31 जुलाई करोगे, अगर नॉर्मल प्रोविजन है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑडिट अप्लाई करेगी तो आपको 31 अक्टूबर हो जाएगा। पर क्या लिखना है, ये लिखना है कि इन केस मिस्टर नरेश ऑफर्स हिज बिजनेस इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजन, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजन ले रहा है 44AD का 11.60 lakhs और मोर, then due date of section 139(1) for filing of the return of income for the year ended 31st March 2026 shall be 31st July 2026. लेकिन in case Mr. Naresh wants to declare business income lower than 11.60 lakhs, he has to get his income audited under section 44AB, क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा थी। In which case due date for filing return क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर 2026 हो जाएगी। Now next question. Mr. Abhi, an Indian citizen residing in Mumbai, files his return of income every year on time. He has Aadhaar number as well. उसके पास Aadhaar number भी है. Has not intimated his Aadhaar number to the prescribed authority till August 2025. He approached you 1/9/2025 को पूछ रहा है आपसे कि क्या consequences रहेंगे जो मैंने नहीं किया, और effective date from which those consequences will be effective. आपने आधार नंबर नहीं भरा, इंटीमेट नहीं किया आधार नंबर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को अगस्त 2025 तक, और व्हाट विल बी योर आंसर इफ अभय जो है वो इंटीमेट करता है आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी नाउ, और अभी अगर करता है तो क्या होगा? जहां पे अगर पर्सन को पैन मिल जाता है तो उसको आधार नंबर बताना ही पड़ता है। कब तक, कब तक? Where a person who has been allotted PAN and is required to intimate his Aadhaar number has failed, अगर वो fail कर जाता है तो intimate the same owner before 31/3/22, अगर वो 31/3/22 यानी कि 31 मार्च 2022 तक उसने नहीं बताया तो पैन के लिए, तो उसका पैन ही इनऑपरेटिव मान लेते हैं कि पैन ही नहीं यूज होएगा, उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है अगर आपने आधार नंबर आपको इंटीमेट नहीं किया गया, आपने नहीं बताया। और क्या consequences of the failure to intimate the आधार नंबर, जिसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है वो और किस consequences के लिए लायबल हो जाएगा? अगर उसका टीसीएस लग रहा होगा तो टीसीएस हाइयर रेट पे लगेगा, हाइयर रेट पे। अगर उसका टीडीएस लग रहा होगा तो वो हाइयर रेट पे लगेगा। 206A में टीडीएस और 206C में टीसीएस। उसको जो रिफंड होगा ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और पार्ट देयर ऑफ ड्यू टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी मेड, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। किसी बात पे उसने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए या फिर जो भी रिफंड हो रहा होगा तो उसने रिफंड नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड, और उस रिफंड पे जो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर अभी है उसको इंटीमेट करना है अपना आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑन 1/9/2025, तो वो लायबल होएगा किस फी के लिए, उसको 1000 रुपए अपने पल्ले से देने पड़ेंगे, 1000 रुपए पैसे देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी स्पेसिफाइड में सेक्शन 234H 234H। और उसका पैन कितने दिन में ऑपरेटिव हो जाएगा, उसके 30 दिन में ऑपरेटिव हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। और फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं करने पड़ेंगे कि उसको हाइयर रेट देना पड़ रहा है टीडीएस टीसीएस में, उसको रिफंड नहीं मिल रहा, उसका रिफंड के इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, consequences of non-intimation, PAN becomes inoperative, no tax refunds will be issued, no interest paid on refunds, TDS TCS declared,
collected at higher rate 206A, 206CG, or can be made operative by paying fee of 1,000 under Section 234H. It will become operative within 30 days of intimation. Budget 2024 buyback provision क्या होता है? Share buyback proceeds taxable dividend मान लिया जाएगा, cost of acquisition capital loss हो जाएगा. Restriction बिजनेस लॉस जिसमें क्लब स्पाउस भी है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम. ठीक है. और पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी आता है. अगर 10 से 40 है तो 7.5%, 10 से कम है तो 5%. अभी 10 करोड़ हो चुके हैं, पता है ना. 100 करोड़ एंड 10 करोड़ हो चुके हैं स्मॉल कंपनी. ठीक है, बाकी रेस्ट डन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.